जय हिंद। स्वागत है आप सभी का H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भूमंडलीय विश्वकृत का वर्णन, जो हम फर्स्ट पार्ट क्लियर कर चुके थे। आज हम उससे आगे देखेंगे कि 19वीं सदी में यानी 1815 से 1914 के बीच में क्या क्या होता है, वो उन सभी घटनाओं को अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पिछला क्लास में अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो नियम होता है वो 3 नियम, जैसे प्रथम प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया ये 3 नियम था। आज हम उसी से पर देखेंगे कि विश्व अर्थशास्त्र का उदय कैसे होता है, यानी अर्थव्यवस्था पर उदय कैसे होता है, ये पूरा विश्व में हम देखेंगे। समझिए टॉपिक क्या रहेगा, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। एक नज़र हम फिर से वो तीनों पॉइंट में डालते हैं। पहला पॉइंट क्या था, प्रथम प्रवाह। दूसरा क्या था, श्रम प्रवाह। तीसरा क्या था, पूंजी प्रवाह। यही तीनों नियम थे जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए थे। अब हम देखेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय में इन तीनों में क्या कारण होता है, किस प्रकार इनमें क्या रिलेशन है। जैसे हम समझें कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पहले नज़र डालते हैं कि इन तीनों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है या कैसे क्या होता है। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कर लॉ लागू था। ये सब आप लोग को मालूम था कि 18वीं सदी के अंत तक कर्न लॉ क्या था। कर्न लॉ के तहत जो वहाँ के अमीर किसान थे, यानी जो अमीर वर्ग के लोग, जो पूंजीवादी लोग, इन लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पर मक्का पर उसको आयात नहीं किया जाए। अगर मक्का पर आयात होता है तो वहाँ ब्रिटेन में क्या हो जाता है, इसकी मक्का की रेट गिर जाएगी, और जब मक्का की रेट गिरेगी तो वो सभी वहाँ के जो किसान हैं उन्हें क्या होगा कि उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए 18वीं सदी के अंत तक यहाँ क्या रहता है, कर्न लॉ लागू रहता है। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग में वृद्धि होगी, और भोजन में तो आयात कर लॉ लगा हुआ था, यानी मक्का पर कर लॉ लगा हुआ था जिसे आयात नहीं किया जा सकता है। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में वृद्धि भी हो गई। अगर ऑब्वियसली अगर भोजन की मांग जब बढ़ेगी तो जो कृषि आधार है, आप जैसे अगर यहाँ पर भोजन, हम भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर खाने पीने वाले सामानों में अधिक वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, जो भी किसान जिनके पास ज़मीन है वो खेती नहीं कर रहे हैं, वो एक समय के बाद खेती करना स्टार्ट कर देंगे। वो सोचेंगे कि भाई हम यहीं पर क्या करते हैं, खेती करके खा लेते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कृषि आधारित सभी सामानों पर वृद्धि हो जाती है। इससे पहले कि ब्रिटेन में भूखमरी आती, सरकार ने कर्न लॉ को समाप्त कर देता है। अगर कर्न लॉ सरकार समाप्त नहीं करती तो वहाँ पे भूखमरी आ जाएगा, और भूखमरी ने आने के कारण, यानी भूखमरी ना आ जाए इसके वजह से वहाँ की सरकार क्या होती है, कर्न लॉ को समाप्त कर देता है, जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात करना स्टार्ट कर दिया। और अलग अलग जब निर्यात वहाँ पे आएगा तो वहाँ के लोग सस्ते दामों में इजीली उसे परचेज करने सकेंगे, और उनकी जीवन सही होने लगेगी, यानी जीवन यापन करना स्टार्ट कर देंगे। जो कभी वस्तु कभी मतलब ज़्यादा दाम में मिलती थी, वो आज कम दामों में इजीली मिलने लगी। तो वहाँ से लोग क्या अच्छे अच्छे भोजन खाना, और भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। भोजन अधिक आया, विकास होने लगा, क्योंकि उन लोगों का क्या था, देखिए विकास जो होता है एक कारण पर नहीं होता। अब समझिए कोई आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है,
20,000 रुपया कमा रहा है। अब इसका टोटल 15,000 रुपया अगर खाना पीना में खर्च हो जा रहा है तो कितना कमाएगा? ये 5,000 इसके पास टोटल बचत होता है, इसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर यही भोजन में अगर ये खर्चा 5,000 हो जाती है तो इसकी बचत टोटल कितना हो जाएगा? 15,000 का हो जाएगा बचत। लेकिन भोजन उस समय ब्रिटेन में क्या था? महंगा था। जब भोजन आयात होने लगा तो भोजन वहाँ पे जितने भी खाने वाले खाद्य पदार्थ थे उनका मूल्य कम हो गया, जिससे वहाँ के लोगों में विकास होने लगा। समझ रहे हैं? कर्ण लॉ के समय क्या क्या हुआ था? भोजन की मांग बढ़ी थी। ये सब देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ण लॉ के समय में क्या क्या हुआ था। तो भोजन की मांग बढ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी थी और भोजन के दाम बढ़े थे। भोजन के मांग में वृद्धि हो गया था, इंक्रीज हो गया था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था और भोजन के भी दाम क्या होते? बढ़ जाते हैं। समझे? अब कर्ण लॉ के हटाने के बाद क्या होता है? तो व्यापार में वृद्धि होता है। कहीं भी किसी भी देश को अगर बढ़ाना है तो व्यापार को पहले बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता है? व्यापार में वृद्धि हो जाता है, भोजन विकास का तेजी होना होता है, भोजन का अधिक भंडार हो जाता है। यानी जब वहाँ पे कर्ण लॉ हटता है तो भोजन क्या हो जाता है? भोजन वहाँ विकास पे चलता है और भोजन का भंडार अधिक भंडार हो जाता है। अब समझेंगे तकनीकी योगदान क्या रहा। तकनीकी योगदान क्या रहा? इससे पहले हम आप लोग को बताए थे तकनीकी में क्या रहा था कि रेल लाइन बिछा देते हैं, समुद्री जहाज़ों में अधिक सामानों की अधिक सामान जा सके और जो सामान खराब हो जाते थे बीच में वो कम से कम यात्रा के दौरान खराब नहीं हो। इस तरह से तकनीकी में वृद्धि किया गया था। इस दौरान विश्व में अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं, जैसे रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे क्या था? मतलब सबसे पहले एशिया में मुंबई से थाने के बीच रेलवे चलाया गया था। जब यहाँ ब्रिटेन राज कर रहे, ब्रिटेन की सत्ता यहाँ पर थी, तो यहाँ से सामान को क्या करता था? मुंबई से थाने से मुंबई लेकर के वहाँ से जहाज़ के द्वारा भेज देता था यूरोप में। इसी प्रकार क्या होता है कि स्टीमशिप क्या था? स्टीमशिप के बारे में आप लोग को हम पहले भी बताए थे। स्टीमशिप क्या होता है? स्टीमशिप में क्या होता है? जब वैसे भोज्य पदार्थ जो लंबे समय के बाद खराब हो जाते हैं, यानी कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, तो क्या होता है ना कि एशिया से यूरोप में लेने पे उस समय अधिक समय लग जाता था और यह जो खाने वाली खाद्य पदार्थ है, जैसे मीट हो गया और भी तरह तरह के भोजन थे, वो क्या हो जाते? खराब हो जाते थे। अब खराब जो भोजन है वो कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। और जब खराब भोजन हो जाते, अगर अधिक भोजन खराब हो जाते थे, जैसे वहाँ पे जैसे मीट हो गया, या चिकन हो गया, चिकन हो गया, तो ये सब क्या होता है? एक समय के बाद, यानी कुछ एक आध दिन हो सकता है, 12 घंटा 8 घंटा, यानी एक समय के बाद क्या हो जाता है? ये खराब हो जाते हैं, लंबे समय तक ये नहीं चल पाते हैं। अब जब खराब होगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से समझो कि लेता है 1 क्विंटल लेता है, 1 क्विंटल अब यहाँ से नहीं लगेगा 2-4 क्विंटल, 5 टन, 20 टन, ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में लगेगा, 25 टन, 50 टन, 60 टन ऐसे लगेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 100 केजी लेता है। कहाँ से? 1000 नहीं, 100 केजी भारत से चिकन ले रहा है। अब यूरोप तक पहुँचने में समय लगेगा 2 से 3 दिन, सपोज दैट मान लेते हैं 3 से 4 दिन लग रहा है। तो ये जो चिकन है 100 केजी 3 से 4 दिन नहीं चलेगा। हो सकता है कि इसमें कुछ खराब हो जाए, कुछ सही रहे। तो जो सही रहेगा उसका दाम यूरोप में क्या होगा? बढ़ेगा। और यूरोप में जब बढ़ेगा दाम, तो वहाँ के जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं जो दैनिक जो जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन करने का मतलब है कि अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो उनका खाना नहीं चलेगा। तो वो महंगे दामों में कैसे चिकन को खाने सकेंगे? नहीं खाने सकेंगे। तो क्या होता है कि
ये जो अस्ट्रीम शिप था, अस्ट्रीम शिप वह टेक्नोलॉजी था जो सामान को एकदम एज इट इज ले कितने दिन तक आप रख सकते थे, शिप में कोई खराब सामान होता ही नहीं, समझे। तो इस प्रकार से तकनीकी के कारण क्या होता है, इसका विकास होता है। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया, यानी जितने भी अलग अलग भूभाग थे उसको क्या किया, आपस में जोड़ दिया, क्योंकि एक जगह से दूसरे जाने में क्या हो, सहूलियत हो, आसानी हो। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। टेलीग्राफ क्या है, टेलीग्राफ देखिए, जब टेलीग्राफ आ गया तो लेन देन अच्छा से होने लगा। जब कोई व्यक्ति को अगर लेन देन करने की ज़रूरत रहती तो वो कहाँ जाता, यानी यूरोप से एशिया में आता, एशिया में किसी व्यक्ति से लेन देन करता और इसके बाद वो जाता कहाँ पर, यूरोप पे। लेकिन टेलीग्राफ की मदद से क्या होता है, वो लेन देन इजली यूरोप से ही कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि आने जाने की जो परेशानी हो जाती है, परेशानी तो वो ख़त्म हो जाती है। अब जो 19वीं सदी के आखिरी में क्या करते हैं, उपनिषद जो है कि यानी जो अलग अलग कंट्री थे वो दूसरे कंट्री पर अधिकार करना स्थापित कर देते हैं, उसी को हम उपनिषद कहते हैं। यानी उपनिषद किसे कहते हैं, सपोज दैट, देखिए जैसे ये समझिए, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि भारत है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन का राज हो रहा था। अब ब्रिटेन यहाँ पर क्या कहलाएगा, उपनिषद कहलाएगा, यानी कहा उसका सत्ता यहाँ पर स्थापित है। तो 19वीं सदी के आखिरी में क्या होता है कि वो उपनिषदवाद स्थापित करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, दूसरी तरफ औपनिवेशी में के लोगों पर इस प्रकार बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे समझिए कि जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, दिखाते हैं आप लोग को हम, ये देखिए, आप इस नक्शा को यहाँ देखिए, ये अफ्रीका के नक्शा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि भारत के नक्शा को आप देखिएगा कि उसको किस प्रकार से अलग किया गया है, और अफ्रीका के नक्शा को देखिए कैसे अलग किया गया। यानी कोई तरीका है, ये देखिए कहीं ऐसे काट दिया है, कहीं ऐसे काट दिया है। अरे होता है, कोई ऐसे नहीं काटेगा जी, तो डायरेक्ट सीधे काट दे रहा है। तो क्या होता है, पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखा खींच दी है। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीका महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में बन गई है। यानी बर्लिन में मिली, 1885 में क्या होता है, इन सभी को शक्तियाँ, जो जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, जो ताकतवर शक्तियाँ थे, वो बर्लिन में क्या करती है, एक मीटिंग बैठती है, एक समूह बैठता है और उस वही समूह के आधार पर क्या करता है, यूरोप को बांट लेता है एकदम पूरा सीधी रेखा में, जैसे लगता है कोई बालक लाइन खींचा हो। अब रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था, रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, जब यूरोप में देखिए मवेशी प्लेग क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, यानी अफ्रीका में ये क्या कल्चर था कि लोगों को किसी के यहाँ काम नहीं करना है, यानी उससे क्या होता है, उन लोगों को कोई काम नहीं करवा सकता था। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे अधिकार करते हैं, अफ्रीका को बांट लेते हैं, तो उन लोग चाहते हैं कि ये लोग काम करें, लेकिन ये लोग काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों था, क्योंकि अफ्रीका के पास क्या था, भूमि था, जमीन भी था और पशु था। तो क्या करते थे कि जमीन में खेती कर लेते, तो पशु की देखभाल से लोग ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। उसी कारण क्या होता है कि प्लेग की बीमारी फैल जाती है, और जब प्लेग की बीमारी फैलती है तो अफ्रीका में जितने भी मवेशी हैं
वो 90% मवेशी मर जाते हैं और 10% जो बचते हैं इन पर अंग्रेज लोग अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये रहेंगे उन लोगों के पास तो वो लोग फिर से काम नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि 10% लोग वो सपोज दैट कि कहीं प्लेग की बीमारी फैला हुआ है। अब भाई ये पशु और ज़मीन पर खेती करके लोग जीवन यापन कर रहे थे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन लोग के पास क्या है कि बैंक बैलेंस होगा, जीवन यापन कर रहे थे इसलिए। तो उन लोग के पास क्या हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि पैसा नहीं है आदमी के पास, तो क्या करेगा, किसी अगले व्यक्ति से लेगा कि ठीक होने के बाद हम आपको चुका देंगे। लेकिन इसी प्रकार कुछ लिए होंगे पैसा, उधार दिए होंगे अंग्रेज लोग, और फिर ये उसी पैसे में या बाहुबल के द्वारा क्या कर लेते हैं, ये 10% जो थे इन मवेशियों को अपने अधिकार में कर लेते हैं और 90% पूरे यूरोप में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तब वहाँ के लोग मजबूरी में आ करके जीवन यापन तो करना है, चाहे जैसे भी करें। तब क्या करते हैं कि उन लोग के में मतलब उन लोग जो काम था उन लोगों को, तो उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था क्या चीज़, रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या होता था, इसके बारे में समझ। अब इसमें एग्जाम में आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अब रीडर पेस्ट की बात आती है तो रीडर पेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशी की बीमारी थी। वह बीमारी 1890 में, यानी रीडर पेस्ट जो है यह 1890 में कहाँ पर प्रवेश किया, दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। यह जो रीडर पेस्ट है 1890 में अफ्रीका में फैली, बहुत तेजी से फैली। यानी रीडर पेस्ट को ही क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी नहीं, देखिए ये क्या है, रीडर पेस्ट के अलग है। ये प्लेग की भांति एक बार क्या होता है, प्लेग कहाँ पर फैला हुआ था आप याद कीजिए। प्लेग फैला हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में फैल गया था। अफ्रीका में भी फैलता है प्लेग, लेकिन यहाँ मवेशी में एक फैलने वाली बीमारी थी जिसका नाम क्या, रीडर पेस्ट नाम था। रीडर पेस्ट का प्रकोप कैसा था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रीडर पेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 में होता है। 1890 में ये पूरा फैल जाता है, लेकिन रीडर पेस्ट का जो आगमन है वो अफ्रीका में कब होता है, 1880 में अफ्रीका में इसका क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ साथ आई जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। जो ब्रिटिश एशिया से जो लाए गए थे घोड़े थे, उनमें यह बीमारी थी। कौन सा, जो रीडर पेस्ट था उन घोड़ों में बीमारी थी। और उन घोड़ों में बीमारी थी ऐसे उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। और यह ब्रिटेन वाले लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पूर्वी अफ्रीका में एक भूभाग है जिसका नाम क्या था, एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रीडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गई। इस दौरान रीडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशी की आबादी 90% हिस्सा साफ कर दिया था। यानी 1982, सॉरी इसमें क्या है, 1990 डायरेक्ट ये याद रखिए, 1990 90% क्या मतलब साफ कर दिया था। हम पहले ही बताया आप लोग को, 90% साफ कर दिया था। अफ्रीकियों के लिए मवेशी का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी का पर खतरा। अब उसके पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह से मवेशी की एक बीमारी ने यूरोप को अफ्रीका में अपना औपनिवेशिक फैलाने में मदद की। अगर बीमारी नहीं आता तो यूरोप के जो औपनिवेशिक है वो अफ्रीका में नहीं फैल पाता। समझे? अब हम लोग समझेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों को जाना। कहाँ गए थे? अफ्रीका में गए थे।
समझिए, भारत के नामी बैंकर, यानी भारत में कई ऐसे बैंकर हैं जो नामी थे। तो भारत के जो नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी सौफ और नटुकोटी चेटियार का नाम आता है। वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन औपनिवेशिक शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी, आप देखिए हैदराबाद के जब सिंधी व्यवसायी का जब बात आता है तो 1857 की जिस समय भारत में क्रांति होती है, 1857 की क्रांति कहाँ पर होती है? भारत में होती है। और उस समय जो सिंधिया परिवार थी, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों को भरपूर मदद पहुंचाया। अगर सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों को उस समय अगर मदद नहीं पहुंचता था तो हम लोग क्या 1857 में क्रांति हुई थी, 1860 आते थे हम लोग आज़ाद हो जाते। लेकिन इस सिंधिया जो परिवार है, सिंधिया परिवार के चलते क्या होता है, अंग्रेजों को उसमें अधिक सहमति पहुंचाता है, अधिक पैसे कौड़ी से व्यवसायी, जिसके कारण क्या होता है अंग्रेज उस समय हारते नहीं हैं। तो हैदराबाद के सिंधिया व्यवसायी तो यूरोपियन औपनिवेशिक से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। ने जो सिंधिया परिवार थी 1860 तक इन्होंने इतना विकसित हो गया था। 1860 क्योंकि 1857 देख रहे हैं, 1857 में जब क्रांति हुई थी पूरा फुल सपोर्ट सिंधिया परिवार के द्वारा अंग्रेजों लोगों को था। अंग्रेजों का अगर ये साथ नहीं दिया होता ना तो अंग्रेज कब के यहाँ से चले जाते। अब देख रहे हैं 1857 में इसके पास कितना पैसा होगा जो सिंधिया को साथ दिया, और 1860 तक ये पूरे जो इम्पोर्टेंट जगह थे, महत्वपूर्ण जगह थे, उन पे ये अधिकार कर लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय व्यापार, औपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।